Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। EDA एंड फीचर इंजीनियरिंग के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर फीचर स्केलिंग्स, व्हाई डू वी नीड फीचर स्केलिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग फीचर स्केलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फीचर स्केलिंग एंड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू स्केल फीचर्स, है ना। तो स्केल फीचर्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हाउसिंग का डेटा सेट है, हाउसिंग प्राइस का डेटा सेट है, हाउसिंग प्राइस डेटा सेट अगर मेरे पास है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यूजिंग कॉलम्स, एरिया, बेडरूम, बाथरूम एंड स्टोरेज मुझे प्रिडिक्ट करना है कि उस हाउस का प्राइस क्या होगा, है ना। तो ये जो मेरा डेटा सेट है ना, ये डेटा सेट को आप कह सकते हो कि इट इज़ ए काइंड ऑफ रिग्रेशन डेटा सेट। रिग्रेशन डेटा सेट जहाँ पे बेस्ड अपॉन ये सारे जो फीचर्स आप देख रहे हो ना, ये सारे जो आप फीचर्स देख रहे हो, इसके हेल्प से मुझे ये टारगेट फीचर को प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये डेटा को अच्छे से देखोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, तो आप ये देखोगे कि जो एरिया कॉलम है ना, जो एरिया मेरा फीचर है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे विथ अदर 3 कॉलम्स या अदर 3 फीचर, तो ये डिफरेंट स्केल में लाई करता है ना। लाइक अगर आप एरिया देखोगे, इट इज 7,000, 8,000, 9,000, 7,000, लेकिन नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने, 4, 3, 2, 1, 4, है ना। बाथरूम्स कितने, 2, 4, 3, 4। तो आप देख रहे हो कि ये जो मेरा डेटा सेट है ना, तो इसमें जो भी मेरा कॉलम्स है, उसमें हर एक कॉलम का अलग अलग रेंज में डेटा लाई करता है ना। तो एरिया का जो वैल्यू होगा, इट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू बेडरूम, बाथरूम एंड स्टोरेज। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस तरह का डेटा सेट होता है, अगर मेरे पास इस तरह का न्यूमेरिकल डेटा सेट होता है, तो बिफोर यूजिंग द डेटा टू ट्रेन द मॉडल, हम लोग डेटा को स्केल करते हैं। डेटा को हम लोग इस तरीके से स्केल करते हैं कि हर एक कॉलम का जो वैल्यू हो, वो इन सिमिलर रेंज में लाई करता हो, है ना। लाइक एरिया, अगर हम लोग डेटा को इस तरीके से स्केल कर दे कि हर एक कॉलम का वैल्यू सेम रेंज में लाई करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा डेटा सेट है, दैट इज अ स्केल्ड डेटा सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि हमें डेटा को स्केल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड टू स्केल द फीचर्स, है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो मॉडल होते हैं ना, मिनी मॉडल लाइक के एन एन, एस वी एम, के मीन्स, न्यूरल नेटवर्क, ग्रेडियंट डिसेंट, ये सारे जो मॉडल होते हैं, इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू फीचर स्केल, है ना। मतलब कौन से कॉलम का डेटा किस रेंज में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मॉडल होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना। तो ये सारे मॉडल जो आप देख रहे हो, ये सारे मॉडल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बेस्ड अपॉन कि फीचर का क्या स्केल है। और स्केलिंग प्रिवेंट फीचर विथ लार्ज मैग्नीट्यूड फ्रॉम डोमिनेटिंग डिस्टेंस और ग्रेडियंट कैलकुलेशन। तो अगर आपका डेटा प्रॉपरली स्केल्ड नहीं है, तो जिस कॉलम का वैल्यू ज़्यादा है, जिस कॉलम का वैल्यू ज़्यादा है, देयर आर हाई चांसेस कि वो कॉलम डोमिनेटिंग होगा इन द प्रिडिक्शन, चाहे वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, चाहे रिग्रेशन प्रॉब्लम हो। तो जनरली मशीन लर्निंग मॉडल होता क्या है, तो मैं अगर आपको एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, लीनियर रिग्रेशन से, तो क्या होता है कि अगर ये मेरा डेटा सेट है, अगर ये मेरा डेटा सेट है और इस पे मेरे को मॉडल ट्रेन करना है ना, तो क्या होगा कि मेरे को जो प्रिडिक्शन करना है वाई डैश, इट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स एरिया प्लस बी टाइम्स बेडरूम प्लस सी टाइम्स बाथरूम प्लस डी टाइम्स स्टोरेज, है ना। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया कि हाउ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल लुक्स लाइक, है ना। तो ये मेरा एक मॉडल है, ये मेरा एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल को ट्रेन करने का मतलब होता क्या है, मॉडल को ट्रेन करने का मतलब होता है कि वी नीड टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ठीक है,
तो मुझे ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी फाइंड करना होता है सच दैट कि उसका जो प्रिडिक्शन होता है इट शुड बी मैचिंग विद दिस प्राइस, है ना। ट्रेनिंग हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग ए, बी, सी एंड डी को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो प्रिडिक्शन होता है दिस इज प्रिडिक्शन एंड दिस इज एक्चुअल। एक्चुअल को हम लोग वाई कहते हैं और प्रिडिक्शन को हम लोग वाई हैट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो उसको हम लोग हैट कहते हैं। तो प्रिडिक्शन और एक्चुअल के बीच का जो मार्जिन ऑफ एरर या जो डिफरेंस हो दैट शुड बी मिनिमम। तो यही गोल होता है जनरली मशीन लर्निंग मॉडल के प्रिडिक्शन का, ठीक है। तो अगर हम लोग फीचर को स्केल नहीं करेंगे, है ना, अगर हम लोग फीचर को स्केल नहीं करेंगे तो जो मेजोरिटी वाला कॉलम होता है ना लाइक एरिया, तो ये वाला डोमिनेटिंग होता है, ये वाला डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू अदर 3 कॉलम्स, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ए को अज्यूम करूं इट इज 0.2, बी को अज्यूम करूं 0.3, सी को अज्यूम करूं 0.3 और डी को एज्यूम करूं 0.2। तो हमने एक मॉडल ट्रेन किया जहां पे ए का वैल्यू 0.2 है, बी का वैल्यू 0.3 है, सी का वैल्यू 0.3 है, डी का वैल्यू 0.2 है। तो एक ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी जब हम लोग ट्रेन करते हैं और वो जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग एरिया को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं ना, तो इवन अगर ए का वेटेज इवन अगर 20% भी है, 0.2 मतलब क्या हुआ, 20% वेटेज एरिया कॉलम को दो, 30% वेटेज बेडरूम को दो, 30% वेटेज बाथरूम को दो एंड 20% वेटेज स्टोरेज को दो, ठीक है। तो इवन दो इफ यू गिव 20% वेटेज, बट अगर आप 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी द डोमिनेटिंग कंपेयर टू अदर 3 कॉलम्स, है ना, वो डोमिनेटिंग हो जाता है। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि 0.2 इंटू 7420 कितना होता है, इट्स अराउंड आप अज्यूम करो 1600 के आसपास होता है। जस्ट मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। बेडरूम को अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें एक जीरो कम हो जाएगा। अगर बेडरूम को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 इंटू 3 12, इट विल बी 1.2, ठीक है। बाथरूम को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.3 से तो कितना होगा, 0.6 होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप स्टोरीज को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो इट विल बी 0.6। तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे मेजोरिटी टर्म क्या है, इट इज 160। और 160 कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम एरिया कॉलम, है ना, इट कम्स फ्रॉम एरिया कॉलम। इसीलिए हमें इसको प्रॉपरली स्केल करना होता है सच दैट मॉडल जब ट्रेन हो तो इट शुड गिव इक्वल वेटेज टू ईच ऑफ द एट्रीब्यूट। ऐसा ना हो कि जिस कॉलम का रेंज ज़्यादा होता है, जिस कॉलम का स्केल ज़्यादा है उस कॉलम को वो ज़्यादा वेटेज दे, जिस कॉलम का वैल्यू कम है उसको कम वेटेज दे, है ना। तो इसीलिए हम लोग फीचर को स्केल करते हैं। तो अगर आप फीचर को स्केल करते हो तो इट प्रिवेंट फीचर्स विथ लार्ज मैग्नीट्यूड फ्रॉम डोमिनेटिंग। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे मॉडल, है ना, ये सारे जो मॉडल है ये सारे मॉडल सेंसिटिव होते हैं टू फीचर स्केल, है ना। बट स्टिल देयर आर फ्यू अल्गोरिदम्स लाइक ट्री बेस्ड अल्गोरिदम जो कि इम्पैक्ट नहीं होते हैं स्केल से, है ना, क्योंकि ट्री बेस्ड algorithms आर नॉट डिस्टेंस बेस्ड algorithm एंड इवन दिस algorithm डोंट यूज ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर। तो वही है, ट्री बेस्ड algorithm डू नॉट नीड अ स्केलिंग फॉर प्रिडिक्शन बट अ स्केलिंग कैन स्टिल हेल्प पाइपलाइन सम इंटरप्रेटेबिलिटी वर्कफ्लो। स्केलिंग अगर हम लोग करते हैं फीचर को, इट हेल्प्स मॉडल कन्वर्ज मोर क्विकली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये हमने पहले भी देखा और ये हमने बार बार देखा कि अगर हम लोग फीचर को स्केल करते हैं तो मॉडल का ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं टू ऑप्टिमाइज द वेट ऑफ द मॉडल, तो मॉडल इजीली कन्वर्ज कर जाता है अगर आपके फीचर प्रॉपरली स्केल्ड होते हैं तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग हाउसिंग प्राइस डेटा सेट का यूज़ करने वाले हैं और इस डेटा सेट को हमने प्रॉपरली डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया था जब हमने डेटा एनालिसिस वाला लेक्चर देखा था इन ईडीए वाला सीरीज, ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग वाले सीरीज में जब हमने डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया था। ड्यूरिंग दैट लेक्चर हमने हाउसिंग का जो डेटा सेट है उसको प्रॉपरली एनालाइज किया था, उसको प्रॉपरली समझा था और उस पर प्रॉपरली हमने बहुत सारे प्लॉट्स हमने ड्रॉ किए थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को हमने इंपोर्ट किया, है ना।
हमने numpy इंपोर्ट किया, pandas इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न को इंपोर्ट किया, क्योंकि इसके हेल्प से हम बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग आइदर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं या फिर बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द डेटा सेट। उसके बाद डेटा को स्केल करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं 3 टेक्निक। वन इज मीन मैक्स स्केलर, सेकेंड इज स्टैंडर्ड स्केलर एंड द थर्ड वन इज रोबस्ट स्केलर। ठीक है, तो डेटा को प्रॉपरली स्केल करने के लिए हम लोग ये 3 टेक्निक देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया, और हमने इसको कहाँ से इंपोर्ट किया, हमने इसको इंपोर्ट किया साइकिट लर्न का प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल। साइकिट लर्न में एक प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है, जहाँ से हमने ये 3 क्लास को हमने इंपोर्ट किया, जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को स्केल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा को रीड किया, है ना, data.csv को हमने रीड किया, और उसका हमने टॉप 5 रोज प्रिंट किया। तो आप देख सकते हो ये सारे मेरे पास कॉलम से प्राइस, एरिया, बेडरूम्स, बाथरूम्स, है ना, ये सारे मेरे पास डेटा है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग फीचर स्केलिंग को समझने के लिए हमने आउट ऑफ दोज कॉलम्स, है ना, हमने ओनली 5 कॉलम को सिलेक्ट किया, जिसमें से 4 कॉलम इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट या फीचर्स हैं, और एक कॉलम जो प्राइस है दैट इज टारगेट एट्रीब्यूट। तो जो मेरा प्राइस कॉलम है वो मेरा टारगेट एट्रीब्यूट है, और ये सारे जो एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरेज है, ये सारे क्या है, ये सारे इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट या फीचर्स हैं। ठीक है, तो आप ये वैल्यू देख सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हो कि एरिया जो है, एरिया लाई इन द रेंज ऑफ लाइक 2000 फॉर एग्जांपल टू 16,000, लेकिन बेडरूम लाई करता है इन द रेंज ऑफ 1 to 6, बाथरूम लाई करता है 1 to 4, एंड स्टोरेज लाई करता है 1 to 4। तो जब आप मॉडल ट्रेन करते हो, स्पेशली डिस्टेंस बेस्ड मॉडल, है ना, तो क्या होता है कि मॉडल नोइंगली या अननोइंगली हायर वेटेज देता है एरिया कॉलम को कंपेयर टू अदर कॉलम ड्यूरिंग प्रिडिक्शन। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि मॉडल शुड गिव इक्वल वेटेज, है ना, इक्वल वेटेज टू ईच ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर प्रिडिक्शन। एंड आफ्टर दैट अगर कोई एट्रीब्यूट सच में हायर कोरिलेशन रखता है टू टारगेट कॉलम, देन इट शुड एडजस्ट द वेट अकॉर्डिंगली। इट्स नॉट लाइक कि जिस कॉलम का वैल्यू ज़्यादा हो उसको हायर वेटेज दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग फीचर को स्केल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया जो कॉलम है ना, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरेज, ये सारे कॉलम पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलिंग टेक्निक, है ना। डिफरेंट स्केलिंग टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करेंगे, और उसको हम लोग देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। सो द फर्स्ट टेक्निक, द फर्स्ट डेटा स्केलिंग टेक्निक इज नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसको आप नॉर्मलाइजेशन बोलो या इसको आप बोलो मीन मैक्स स्केलिंग। ठीक है, मीन मैक्स स्केलिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं कि मेरा जो डेटा होता है ना, मेरा जो डेटा होता है उसमें हम लोग सबसे पहले उसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मैं अपने डेटा का मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, और उसके बाद हर एक सैंपल के लिए, हर एक सैंपल के लिए मैं एक्स टेस्ट कैलकुलेट करूंगा। उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक्स माइनस मिनिमम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक सैंपल पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट जो होगा वो एक स्केल्ड वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है लाइक 1, 2, 3, 4, है ना, और अगर मैं उस पर ये नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता हूँ तो क्या आउटपुट होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मिनिमम निकालना पड़ेगा, और मिनिमम क्या है, मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 4, है ना। तो मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक वैल्यू पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 माइनस मिनिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, उसी तरीके से इस पर भी हम लोग सेम अप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1, 4 माइनस 1। ठीक है, उसी तरीके से 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, उसी तरीके से 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 बाई 3, ये क्या होगा, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 3, एंड ये क्या होगा 1। ठीक है, तो इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, है ना, ये जो मेरा वैल्यू है इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग अगर मैं इस पे डेटा को नॉर्मलाइज करता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला,
तो दिस विल बी द आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को स्केल करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने देखा, इसको हम लोग कहते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन, या इसको हम लोग कहते हैं मीन मैक्स स्केलिंग, ठीक है। मीन मैक्स कंप्यूट करके हम लोग डेटा को स्केल करते हैं, और इसका जो आउटपुट होता है ना, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो डेटा का न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट लाई इन रेंज ऑफ 0 to 1। ये 0 to 1 के बीच में लाई करता है। मतलब वो क्या करता है, डेटा को कॉम्प्रेस कर देता है सच दैट कि हर एक वैल्यू वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। इसको हम लोग लीनियर स्केलिंग भी कहते हैं, ठीक है, लीनियर स्केलिंग भी कहते हैं। एंड लीनियर स्केलिंग इज ए गुड चॉइस व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, ठीक है। कंडीशन क्या है, द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ योर डेटा डोंट चेंज मच ओवर टाइम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डेटा है ना, अगर आपके पास डेटा है, अगर आपने उसमें रैंडमली 5 सबसेट डिवाइड किया है ना, मतलब आपने डेटा को रैंडमली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता हो कंपेयर टू दूसरे। अब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस केस में, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो जो मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा, इट शुड बी सेम अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, इट शुड नॉट वेरी ए लॉट, ठीक है। उसके बाद जो फीचर हो उसमें इट शुड कंटेन फ्यू और नो आउटलायर्स, एंड दोज आउटलायर्स आर नॉट एक्सट्रीम, ठीक है। तो हमने ये देखा था जब हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था ना, जब हमने आउटलायर्स एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट डेटा नॉर्मलाइजेशन, है ना, या जी स्कोर। तो हमने देखा था कि इट विल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर हमारे डेटा में आउटलायर्स होंगे, है ना, तो डेटा में आउटलायर्स होंगे, तो आउटलायर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू हम लोग कहते हैं आउटलायर्स। तो अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हमारा मैक्स इम्पैक्ट होगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो हमारा मीन इम्पैक्ट होगा। तो अगर मैक्स या मीन इम्पैक्ट होता है तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इम्पैक्ट होगा, और इसका जो आउटपुट वैल्यू होगा वो इम्पैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फीचर इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स रेंज, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा फॉर एग्जांपल 100 से 1000 के बीच में लाई करता है, और अगर मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है ना, अगर मैं उस पर हिस्टोग्राम प्लॉट करूं तो इट इज टोटली सिमिलर, तो इन दैट केस द डिफॉल्ट गो टू टेक्निक इज नॉर्मलाइजेशन या मीन मैक्स स्केलिंग, ठीक है। मतलब अगर हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा ना, तो अगर आप उस पर प्लॉट करते हो हिस्टोग्राम, तो द हिस्टोग्राम विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यू शुड यूज मीन मैक्स स्केलिंग टेक्निक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉच आउट फॉर कांस्टेंट फीचर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फीचर है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब क्या, उस कॉलम में सारे वैल्यू 1 1 1 1 1 है। तो अगर सारे वैल्यू 1 1 1 1 होंगे, तो जब आप उसको कंप्यूट करोगे, जब डेटा को स्केल करोगे, तो क्या होगा, सारे वैल्यू 0 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फीचर है, तो आफ्टर स्केलिंग आप उसको फिर से उसको दोबारा रीअसाइन कर दो विथ दैट कांस्टेंट वैल्यू या स्केल्ड कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर वो 0 0 हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि उस कॉलम का कोई वेटेज, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन द टारगेट प्रिडिक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी तो हमने देखा मैथमेटिकली, यहाँ हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम लोग मीन मैक्स स्केलिंग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मुझे मैथमेटिकली इसको अप्लाई करना है ऑन माय डेटा फ्रेम, है ना, तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग साइकिट लर्न का यूज करने वाले टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला। तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि साइकिट लर्न का जो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है ना, प्री प्रोसेसिंग जो मॉड्यूल होता है, उसके हेल्प से हमने इस क्लास को इंपोर्ट किया। हमने क्या किया, मीन मैक्स स्केलर क्लास को इंपोर्ट किया, और इस क्लास का हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। इस क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, और उस पर हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म मेथड पास करते हैं, और उसके अंदर हम लोग डेटा फ्रेम को पास करते हैं जिसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो दिस इज द डिफॉल्ट सिंटेक्स जब भी आप कोई साइकिट लर्न का बिल्ट इन क्लास यूज करते हो, है ना। लाइक सबसे पहले क्या करो, उस क्लास का इंस्टेंस बनाओ और उस इंस्टेंस पे फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करो,
तो जब हम मीन मैक्स स्केलर का इंस्टेंस बना करके और उस इंस्टेंस पे फिर ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे और उसमें हम लोग डेटा फ्रेम पास करेंगे, तो इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द मॉडिफाइड डेटा फ्रेम, है ना? दैट विल द मॉडिफाइड डेटा फ्रेम, जहाँ पे हर एक वैल्यू स्केल्ड होंगे, है ना? हर एक वैल्यू स्केल्ड होंगे। तो आप देख सकते हो कि अब मेरे पास सारा जो कॉलम्स है, सारा जो मेरे पास कॉलम्स है, सारे कॉलम का वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई करता है। सारे कॉलम का वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई करता है। तो हमने जब डेटा फ्रेम पास किया एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ मीन मैक्स स्केलर, ठीक है? तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए ये देखना चाहते हैं कि जब हम लोग ये सारे टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे स्केलिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है या सेम रहता है ना? उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग एरिया कॉलम को प्लॉट करेंगे बिफोर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग केडीई प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है? केडीई मतलब क्या? कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं और उसमें हम लोग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग सीबॉर्न का एक मेथड होता है केडी प्लॉट, जिसके हेल्प से हम लोग केडी प्लॉट को ड्रॉ करने वाले हैं और प्लॉट मैटप्लॉटलिब का प्लॉट के हेल्प से हम लोग अपने प्लॉट को कस्टमाइज करने वाले हैं। इसको हमने डिटेल में देखा था जब हमने डेटा एनालिसिस किया था ऑन हाउसिंग डेटा सेट, है ना? तो ये जो प्लॉट यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल जो मेरा एरिया कॉलम है उस पे हम लोग केडी प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो हमारा स्केल्ड डेटा फ्रेम है ना, स्केल्ड डेटा फ्रेम है उस पे हम लोग ये केडी प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि दिस इज माई प्लॉट, दिस इज माई प्लॉट बिफोर अप्लाइंग एनी स्केलिंग टेक्निक। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो इट इज ए काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? इट लुक्स लाइक नॉर्मल या बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो मेरा डेटा है, जो मेरा डेटा है इट इज राइट अस्क्यूड, है ना? ये राइट अस्क्यूड मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि लेफ्ट का टेल छोटा है, राइट का टेल बहुत लंबा है। तो टेल जिस डायरेक्शन में होगा हम लोग कहेंगे कि डेटा डेटा इज राइट टेल्ड। अभी देखोगे यहाँ पे टेल इज राइट साइड, तो हम लोग कहेंगे इसको राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ठीक है, तो दिस इज राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द स्केल। ये सारे वैल्यू है, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जब हम लोग सेम प्लॉट को हमने जब ड्रॉ किया, एरिया को ड्रॉ किया आफ्टर परफॉर्मिंग स्केलिंग, है ना, मीन मैक्स स्केलिंग, तो दिस इज द आउटपुट। तो अगर आप देखोगे कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन टोटली सेम है। अभी भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इट इज राइट स्क्यूड या इट इज राइट टेल्ड। चेंज कहाँ पे होता है? चेंज होता है इस वैल्यू में, चेंज होता है इस वैल्यू में, है ना? पहले अगर आप एरिया का वैल्यू देखोगे तो इट वाज लाइक 2500, 5000, 10,000, 15,000। अब देखोगे नाउ इट इज ऑल इन द रेंज ऑफ 0 टू 1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो जब हम लोग स्केलिंग करते हैं तो चेंजेस स्केल में होता है, ना कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में। डेटा का ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी इंटैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं या मेरा डेटा अस्क्यूड है, चाहे वो राइट अस्क्यूड हो चाहे वो लेफ्ट अस्क्यूड हो, तो स्केलिंग टेक्निक अप्लाई करने से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करने के लिए, डेटा का स्क्यूनेस को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इन डिटेल। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो डेटा का स्क्यूनेस रिमूव हो जाता है या कम हो जाता है ना? लेकिन जब हम लोग डेटा को स्केल करते हैं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बी इम्पैक्ट, द ओनली चेंज दैट हैपन इज डेटा का स्केल। और इसका बेनिफिट होता है कि जब हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं तो मॉडल फास्टली कन्वर्ज करता है और मॉडल इक्वल वेटेज देता है टू ईच ऑफ द कॉलम्स या एट्रीब्यूट, है ना? तो हमने देखा मीन मैक्स स्केलिंग। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टेक्निक, दैट इज जी स्कोर या स्टैंडर्डाइजेशन, है ना? इवन दो हमने इसको आउटलायर्स वाले लेक्चर में उसको बहुत ही डिटेल में देखा था, बट मैं आपको फिर से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी स्कोर क्या है? जी स्कोर भी एक टेक्निक होता है और इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जी स्कोर इज अ गुड चॉइस विद द डेटा फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ए डिस्ट्रीब्यूशन समवट लुक्स लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि नेचर में बहुत सारे जो फिनोमिनन होते हैं, इट इज ए
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। लाइक अगर आईआईटी जेईई का मार्क्स आप लेते हो और अगर आप उसको प्लॉट करते हो, तो द प्लॉट विल लुक लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्लॉट विल लुक लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इट लुक्स लाइक बेल। जो प्लॉट होता है इट लुक्स लाइक ए बिल, तो इसको हम लोग बिल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में सारे लोगों की हाइट को अगर आप प्लॉट करो, इट विल ऑल्सो लुक लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लाइफ में बहुत सारे जो फिनोमिनन होते हैं, इट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जी स्कोर इज ए गुड चॉइस जब आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, या फिर समवट इट लुक्स लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने डेटा सेट, जो मेरा डेटा सेट है उसका हम लोग एक कंप्यूट करते हैं मीन वैल्यू, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं। मीन क्या होता है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। मतलब सारे सैंपल के वैल्यू का सम डिवाइडेड बाई एन, दैट इज मीन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हमने देखा था, तो दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मीन कंप्यूट करते हैं और इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं। एक बार जब हम लोग हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मीन कंप्यूट कर लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक सैंपल के लिए, है ना, हर एक सैंपल के लिए हम लोग जी कंप्यूट करेंगे। कैसे, तो क्या करेंगे, हम लोग हर एक सैंपल को हम लोग मीन से डिफरेंस करके उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू जी, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा, हर एक सैंपल के कोरस्पोंडिंग जो आउटपुट होगा, दैट विल बी जी स्कोर, ठीक है। तो जब हम लोग डेटा में जी स्कोर कंप्यूट करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा न्यू डेटा होता है ना, उसका क्या होता है, म्यू, म्यू मतलब मीन 0 होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा फॉर एग्जांपल इस तरीके का है, और पहले अगर मीन समझो कि 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन समझो कि 2 है, और अगर हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं जी स्कोर, तो जो मेरा न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन 0 होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ओरिजिनल डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन आवर हाउसिंग डेटा सेट। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हो ना, तो इट शुड बी कंप्यूटेड फॉर ईच ऑफ कॉलम, है ना। हर एक कॉलम का आप अलग अलग मीन कंप्यूट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करो, और हर एक कॉलम का अलग अलग जी स्कोर कंप्यूट करो। एक से ज़्यादा कॉलम को आप मिक्स नहीं करो, ठीक है। यू शुड नॉट मिक्स मोर देन 1 कॉलम। आप हर एक कॉलम का इंडिविजुअल मीन कंप्यूट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करो, एंड बेस्ड अपॉन दैट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप उस कॉलम के सारे वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करो इनटू जीजी स्कोर। तो अगर मुझे अपने डेटा में स्टैंडर्डाइजेशन ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइकिट लर्न का जो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है, उसके हेल्प से हमें स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और सबसे पहले मुझे इस क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, और इस इंस्टेंस का मुझे फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करना पड़ेगा, जिसके अंदर मुझे डेटा फ्रेम को पास करना पड़ेगा। और जब मैं फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर जब मैं डेटा फ्रेम को पास करूंगा, तो इसका आउटपुट एक न्यू डेटा फ्रेम होगा, जहां पे सारे कॉलम स्केल्ड होंगे, सच दैट हर एक कॉलम के अक्रॉस में अगर उसका मीन कंप्यूट करूंगा तो इट विल बी 0, एंड अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करूंगा इट विल बी 1, ठीक है। तो जब हम लोग जी स्कोर कंप्यूट करते हैं, तो हम लोग हर एक कॉलम के लिए अलग अलग म्यू कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं, और उसके बाद हम लोग हर एक कॉलम के लिए अलग अलग जी वैल्यू कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखोगे कि पहले एरिया वाज अराउंड 4000, 5000, 10,000, नाउ द एरिया इज 1.04, 1.75, 2.21, 1.08, 1.04, है ना। तो दिस इज द आउटपुट आफ्टर अप्लाइंग द स्केलिंग, है ना। तो अगर मैं अब एरिया प्लॉट को प्रो करके देखूं कि क्या आफ्टर यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर क्या मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल एरिया को प्लॉट करें यूजिंग केडी प्लॉट, और उसके बाद हम लोग हमारा स्केल्ड जो मेरा डेटा फ्रेम है उसका एरिया को हम लोग प्लॉट करें यूजिंग केडी प्लॉट। तो आप देखोगे कि दिस इज माई ग्राफ, है ना, दिस इज माई ग्राफ। पहले अगर आप डेटा का स्केल देखोगे, इट वाज 0 to 17,500, है ना। पहले इट वाज 0 to 17,500, नाउ इट इज समवेयर अराउंड -2 to +6, है ना। तो पहले इसका जो रेंज था वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था, अब इसका रेंज बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज है, ठीक है। तो स्केलिंग का गोल अचीव हो गया। स्केलिंग क्या करता है, डेटा का स्केल को कॉम्प्रेस कर देता है, डेटा का रेंज को कॉम्प्रेस कर देता है, डेटा में जो मिनिमम एंड मैक्सिमम का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कम कर देता है, लेकिन वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट नहीं करता है। एंड दिस एग्जाम्पल इज द प्रूफ, है ना। अगर आप देखोगे दोनों केस में, तो ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज टोटली सेम, दोनों केस में इट इज टोटली सेम। पहले वाले केस में भी देयर वाज राइट टेल, इट वाज राइट स्क्यूड, दूसरे वाले केस में भी इट इज राइट टेल्ड एंड इट इज राइट स्क्यूड। मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जस्ट डेटा का स्केल में चेंजेस हो रहा है। तो अभी तक हमने दो टेक्निक देखा, एक देखा मीन मैक्स स्केलिंग एंड द सेकेंड वन इज जी स्कोर, है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो दोनों टेक्निक है ना, दैट विल बी इम्पैक्टेड बाई आउटलायर्स। क्यों? क्योंकि जो आउटलायर्स होता है वो मीन वैल्यू को इम्पैक्ट करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को इम्पैक्ट करता है। जब ये दोनों वैल्यू इम्पैक्ट होगा तो जो मेरा ट्रांसफॉर्म वैल्यू होगा वो भी इम्पैक्ट होगा। उसी तरीके से जब हम लोग मीन मैक्स स्केलिंग हमने देखा, तो अगर डेटा में स्क्यूनेस होगा, डेटा में अगर आउटलायर्स होगा, तो हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा, और जब मिनिमम एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा तो मेरा डेटा, मेरा जो न्यू आउटपुट होगा ना, स्केल्ड आउटपुट होगा, वो भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो हम लोग थर्ड टेक्निक देखने वाले हैं, रोबस्ट स्केलिंग, इट विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स। रोबस्ट स्केलिंग टेक्निक विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स, क्योंकि ये यूज करता है मीडियन एंड IQR। IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मीडियन एंड IQR यूज करता है, एंड मीडियन एंड IQR इज नॉट इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स। सो जो मेरा रोबस्ट स्केलिंग है, इट विल नॉट गेट इम्पैक्टेड ड्यू टू आउटलायर्स। तो रोबस्ट स्केलिंग हम लोग क्या करते हैं, रोबस्ट स्केलिंग में हम लोग सबसे पहले मीडियन कंप्यूट करते हैं। मीडियन हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, हम लोग डेटा को प्रॉपर्ली सॉर्ट कर देंगे, और जो मिडिल एलिमेंट होगा दैट विल बी द मीडियन, है ना। हमने बॉक्स प्लॉट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था कि हम लोग मीडियन कैसे कंप्यूट करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे कंप्यूट करते हैं, एंड थर्ड क्वार्टाइल कैसे कंप्यूट करते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं यूजिंग नंबर लाइन या बॉक्स प्लॉट, तो दिस इज हाउ बॉक्स प्लॉट लुक्स लाइक, है ना। तो बॉक्स प्लॉट में ये इसको कहते हैं Q1, इसको हम लोग कहते हैं Q3, है ना। तो 50% डेटा Q1 से Q3 के बीच में लाई करता है, एंड 25% बिलो Q1 एंड 25% अबव Q3, है ना। तो 50% डेटा Q1 से Q3 के बीच में लाई करता है, और Q1 हम लोग कंप्यूट करते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूला। उसी तरीके से Q3 हम लोग कंप्यूट करते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, यूजिंग इंटरपोलेशन टेक्निक। इसको हमने बॉक्स प्लॉट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था। इंटरपोलेशन टेक्निक से हम लोग Q1 एंड Q3 कंप्यूट करते हैं। एक बार हम लोग जब Q1 एंड Q3 कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q1 से Q3 के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, Q1 से Q3 के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं IQR, है ना। मैंने ये जो बॉक्स प्लॉट किया सब कंफ्यूज मत होना है, दिस इज जस्ट ए नंबर लाइन जहां पे हर एक पॉइंट किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से बॉक्स प्लॉट में भी हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो Q1 से Q3 के बीच का वैल्यू को हम लोग कहते हैं इट इज IQR। Q1 कैसे कंप्यूट करते हैं, Q3 कैसे कंप्यूट करते हैं, इसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा था बॉक्स प्लॉट वाले लेक्चर में। तो आप जाकर के हमारे बॉक्स प्लॉट वाले लेक्चर को डिटेल में देख सकते हो। एक बार जब हम लोग IQR कंप्यूट कर लिए, और एक बार जब हमने मीडियन कंप्यूट कर लिया, उसके बाद हम लोग रोबस्ट स्केलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। रोबस्ट स्केलिंग टेक्निक क्या होता है कि करंट वैल्यू माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय IQR, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई डेटा है, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो आप क्या करो, सबसे पहले उस पर मीडियन कंप्यूट करो, मीडियन कंप्यूट करो और IQR कंप्यूट करो, ठीक है। IQR क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो आपने अगर दोनों कंप्यूट कर लिया, उसके बाद क्या करो, हर एक सैंपल को आप मीडियन से डिफरेंस करके और उसको IQR से डिवाइड कर दो। तो दिस विल बी माई न्यू आउटपुट,
और ये जो आउटपुट होगा ना, इट विल बी रोबस्ट टू आउटलायर्स। मतलब आउटलायर्स इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, एक तो मेरा पुराना डिस्ट्रीब्यूशन है और एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक न्यू स्केल होगा। न्यू स्केल होगा, तो न्यू स्केल विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय ओल्ड स्केल। ओल्ड स्केल का आउटलायर्स वैल्यू विल नॉट इम्पैक्ट न्यू स्केल, क्योंकि जो मीडियन वैल्यू होता है, मीडियन वैल्यू इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। उसी तरीके से IQR जो होता है, इट इज ऑल्सो रोबस्ट टू आउटलायर्स। तो जब भी हमारे डेटा में आउटलायर्स हैं और इंस्टेड ऑफ यूजिंग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें डायरेक्टली स्केलिंग टेक्निक यूज करना है, आइदर टू यूज दैट इंट्री बेस्ड एल्गोरिदम, तो आप डायरेक्टली रोबस्ट स्केलिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे यूजिंग पाइथन, अगर मुझे इसको अपने डेटा फ्रेम पे इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग साइकिट लर्न का जो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है, उसके हेल्प से हम लोग रोबस्ट स्केलर को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम लोग इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। रोबस्ट स्केलर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उस इंस्टेंस पे हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे और उसमें हम लोग डेटा फ्रेम को पास करेंगे। ठीक है? और इसका जो आउटपुट होगा, इट विल बी ए नमपाई एरे, और उस नमपाई एरे को हम लोग दोबारा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। तो आप देखोगे, दिस इज माई न्यू आउटपुट, दिस इज माई न्यू स्केल्ड आउटपुट। ठीक है? तो अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं, अगर मैं इसमें से एक कॉलम एरिया को पिक करूं और उसको प्लॉट करूं बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, टू चेक क्या वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है या सिर्फ डेटा का स्केल को इम्पैक्ट करता है ना? स्केल मतलब होता है डेटा के कहाँ से कहाँ तक वो वैरी करता है, क्या अगर उसको इम्पैक्ट करता है या क्या वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं यूजिंग KDE प्लॉट, तो देखोगे दिस इज माय आउटपुट। तो अगर आप देखोगे, दोनों डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम बिफोर एंड आफ्टर एज वेल। पहले भी इट वाज राइट स्क्यूड, अभी भी ये राइट स्क्यूड है, अभी भी देयर आर आउटलायर्स टुवर्ड्स राइट एंड, है ना? तो अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे, द ओनली डिफरेंस इज इन द स्केल, है ना? पहले एरिया वाज वैरिंग फ्रॉम 0 to 17,500, नाउ इट इज वैरिंग फ्रॉम अराउंड -2 to +5, है ना? तो द ओनली डिफरेंस इन द स्केल, देर इज नो डिफरेंस इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज व्हाट स्केलिंग टेक्निक डज। हमने 3 टेक्निक देखा और तीनों टेक्निक में हमने ये कंफर्म किया कि जो स्केलिंग टेक्निक होता है वो सिर्फ डेटा के स्केल को इम्पैक्ट करता है, इट डज नॉट इम्पैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सेट। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा 3 टेक्निक्स जिसके हेल्प से हमने डेटा को स्केल किया। वन वाज मीन मैक्स स्केलर, सेकंड वाज स्टैंडर्ड स्केलर एंड द थर्ड वन वाज रोबस्ट स्केलर। ठीक है? और उसमें हमने क्या देखा कि ये दो ऊपर वाले 2 टेक्निक जो थे, इट वाज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, है ना? ऊपर वाले 2 जो टेक्निक थे, इट वाज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, लेकिन ये जो लास्ट टेक्निक है, इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। जो मीन मैक्स स्केलर टेक्निक था, उसमें वैल्यू इट वाज फिक्स्ड इन द रेंज ऑफ 0 to 1, लेकिन स्टैंडर्ड स्केलर में ऐसा कुछ नहीं था। द ओनली कन्फर्म थिंग वाज कि जो मेरा न्यू डेटा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। रोबस्ट स्केलर में ऐसा कोई फिक्स रेंज नहीं होता है, अनलाइक मीन मैक्स स्केलर। ठीक है? ऊपर वाला 2 टेक्निक का सेंसिटिविटी हाई होता है टुवर्ड्स आउटलायर, एंड नीचे वाला टेक्निक जो होता है वो रोबस्ट होता है टू आउटलायर्स। ठीक है? तो अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ पे आपको विदाउट रिमूविंग आउटलायर्स आपको डेटा को स्केल करना है, इन दैट केस रोबस्ट स्केलर इज द डिफ़ॉल्ट चॉइस जो कि आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने डेटा सेट से आउटलायर्स को रिमूव कर दिया है, डेटा का स्क्यूनेस रिमूव कर दिया है यूजिंग सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, और अगर आप उस पे स्केलिंग टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू शुड चूज बिटवीन मिन मैक्स स्केलर एंड स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है? तो ऐसा कोई फिक्स हार्डकोर रूल नहीं होता कि कौन सा टेक्निक अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना? यू कैन एक्सपेरिमेंट बोथ द टेक्निक, बट देयर आर फ्यू गाइडलाइंस जिसके हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मॉडल रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अदर मॉडल, है ना? तो अगर आप मीन मैक्स स्केलर यूज कर रहे हो, है ना, तो इट विल परफॉर्म बेटर इन न्यूरल नेटवर्क्स, है ना, केएनएन, या फिर वैसे मॉडल जो एक्सपेक्ट करता हो बाउंडेड इनपुट। ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क पे जो मॉडल होते हैं, इट विल कन्वर्ज फास्टर अगर आपका डेटा
फिक्स 0 to 1 के बीच में लाई करता है। स्टैंडर्ड स्केलर का आप यूज़ तब करते हो जब आपका डेटा प्रॉपरली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, या अगर आप एक ऐसे मॉडल का यूज़ करते हो जो एक्सपेक्ट करता हो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो इन दैट केस यू शुड यूज स्टैंडर्ड स्केलर टेक्निक। तो जो लीनियर बेस्ड मॉडल होते हैं ना, लाइक लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो डेटा सेट हो इट शुड बी नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने कंप्लीट कंप्लीट डेटा सेट कंप्लीट डेटा सेट पे हमने फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, फिट एंड ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। लेकिन जब आप मॉडलिंग करना चाहते हो तो आप क्या करो कि फिट अप्लाई करो ओनली ऑन ट्रेनिंग डेटा, और ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अभी हमने क्या किया ऊपर कि हमने कंप्लीट डेटा सेट पे फिट एंड ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। कैसे? तो अगर आप ये एग्जांपल देखते हो तो हमने क्या किया, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, रोबस्ट क्लियर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, और हमने फिट प्लस ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई किया ऑन कंप्लीट डेटा फ्रेम। लेकिन जब आप मॉडलिंग पर्पस के लिए डेटा को स्केल करते हो तो यू शुड नॉट अप्लाई फिट ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। तो आप क्या करो, ट्रेनिंग डेटा पे आप मॉडल को फिट करो, और उसके बाद बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा पे आप ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करो। ठीक है, तो आइदर यू कैन कॉल इंस्टेंस डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, एक बार में आप इसको कॉल कर सकते हो, या फिर आप एक बार में पहले फिट कॉल करो और उसके बाद दूसरे बार में आप ट्रांसफॉर्म कॉल करो। ठीक है, तो जब आप फिट कॉल करो तो आप इसमें सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पास करो, और जब आप इसमें ट्रांसफॉर्म कॉल करो तो आप कंप्लीट डेटा फ्रेम पास करो। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो देयर आर चांसेस कि आपके डेटा में डेटा लीकेज होता है। तो फिट स्केलर ओनली ऑन ट्रेनिंग डेटा हमने अभी देखा, जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म वैलिडेशन टेस्ट यूजिंग द फिटेड पैरामीटर, है ना। इसको हमने अभी डिटेल में देखा, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो देन देयर आर चांसेस ऑफ डेटा लीकेज। क्या होता है डेटा लीकेज, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हैंडल जीरो वेरिएंस फीचर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट कॉलम है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट कॉलम है और अगर आप उस पर फिट ट्रांसफॉर्म कॉल करोगे ना, इफ यू अप्लाई डिफरेंट स्केलिंग टेक्निक, तो क्या होगा, सारे वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो इसको आप प्रॉपरली हैंडल करो। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम जिसका वेरिएंस जीरो है, जो कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या फीचर स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, क्या वो कंपलसरी स्टेप है? तो नहीं। अगर आप ट्री बेस्ड मॉडल यूज करते हो, अगर आप ट्री बेस्ड मॉडल यूज करते हो, देन फीचर स्केलिंग इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्री बेस्ड मॉडल क्या होते हैं, जब हम लोग एमएल देखेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री बेस्ड मॉडल। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बेस्ड मॉडल यूज करते हो, लाइक के एन एन, के मीन्स क्लस्टरिंग, है ना, के मीन्स क्लस्टरिंग, तो इन दैट केस यू शुड यूज स्केलिंग, और स्केलिंग इंपॉर्टेंट होता है। या फिर अगर आप न्यूरल नेटवर्क यूज करते हो, और न्यूरल नेटवर्क्स में इट यूजेस ग्रेडियंट डिसीजन बेस्ड मॉडल, तो इन दैट केस स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप ट्री यूज कर रहे हो, ट्री बेस्ड मॉडल यूज कर रहे हो, देन फीचर स्केलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एल्स इट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं तो आप पहले आउटलायर्स को प्रॉपरली हैंडल करो, देन यू शुड अप्लाई डिफरेंट स्केलिंग टेक्निक, है ना। हाउएवर इवन दो अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हो स्केलिंग टेक्निक विदाउट रिमूविंग द आउटलायर्स, देन यू शुड यूज रोबस्ट स्केलर, क्योंकि जो रोबस्ट स्केलर टेक्निक होता है इट इज रोबस्ट टुवर्ड्स आउटलायर्स। लेकिन मीन मैक्स स्केलर एंड स्टैंडर्ड स्केलर इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू आउटलायर्स। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर स्केलिंग वर्सेस फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? तो आज का हमने पूरे लेक्चर में देखा फीचर स्केलिंग क्या होता है, फीचर स्केलिंग कैसे काम करता है, और फीचर स्केलिंग का क्या इंपैक्ट होता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा।
लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हमने डेटा के आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए या फिर डेटा में स्क्यूनेस को रिमूव करने के लिए, है ना? अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस है, लाइक राइट स्क्यूड है, या फिर अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा लेफ्ट स्क्यूनेस है ना? तो उसको रिमूव करने के लिए बी एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, है ना? तो हम लोग समझना चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्केलिंग वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इट लुक्स कन्फ्यूजिंग। तो स्केलिंग के टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है ना, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, हम लोग उसके स्केल को कंट्रोल करते हैं। स्केल को कंट्रोल करना मतलब वो डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, उसका स्केल को हम लोग कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सारे कॉलम्स के स्केल को हम लोग एक सेम रेंज में लाते हैं। लेकिन जो फीचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें हमारा मेन फोकस होता है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना, या फिर डेटा में अगर स्क्यूनेस है उसको रिमूव करना। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था ये सारे टेक्निक्स, है ना, कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, स्क्वायर रूट अप्लाई करो, या फिर पावर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, एंड देयर आर टू काइंड ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हमने आज फीचर स्केलिंग देखा तो उसमें हमने देखा मीन मैक्स स्केलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड द थर्ड वन वाज रोबस्ट स्केलिंग। ठीक है, तो अगर मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं या डेटा अस्क्यूड है, तो इन दैट केस बी यूज फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर मेरे डेटा के सारे कॉलम का स्केल वेरी करता है बहुत ज़्यादा, है ना, इन दैट केस बी यूज फीचर स्केलिंग, है ना। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने ऊपर देखा कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, उसमें जब हमने एरिया कॉलम को प्लॉट किया तो द डेटा वाज राइट स्क्यूड, एंड इवन आफ्टर स्केलिंग उसका स्क्यूनेस स्टिल एग्जिस्ट करता था। तो अगर हम लोग इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो आउटपुट होगा उस पे को हम लोग केटी प्लॉट के हेल्प से हम लोग उसको प्लॉट कर रहे हैं। और अगर इसका आउटपुट देखोगे तो नाउ द डेटा लुक्स लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेफ्ट टेल एंड राइट टेल दोनों शॉर्ट है एंड दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द डेटा इज बिट लुक्स लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसमें देयर इज नो स्क्यूनेस। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग स्क्यूनेस को रिमूव करते हैं, एंड यूजिंग स्केलिंग हम लोग डेटा के स्केल को रिड्यूस करते हैं, कॉन्साइज करते हैं, सो दैट मॉडल कैन बी ट्रेन्ड इफिशिएंटली एंड देयर शुड बी नो बायस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कॉलम। तो आज के लेक्चर हमने देखा व्हाट इज स्केलिंग, स्केलिंग के पीछे मोटिवेशन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलिंग टेक्निक, उसमें हमने देखा मीन मैक्स स्केलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड द थर्ड वन वाज रोबस्ट स्केलर। तो ऊपर वाले जो दो टेक्निक थे इट वाज वेरी मच सेंसिटिव टू नॉइज, एंड द थर्ड टेक्निक इट वाज रोबस्ट टू आउटलायर्स। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर स्केलिंग एंड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।